नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम बात करते हैं मैथ्स में अगला टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को जनरली हम शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कल हमने खत्म किया था सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालते कैसे उस पर डिस्कस करें। जैसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पहले तो जनरली हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ये होता है अमाउंट निकालने का फार्मूला। ये होता है अमाउंट निकालने का फार्मूला। क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ये अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है। ये अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन होता है। पहले तो आप मिश्रधन निकाल लोगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकालोगे। जब आपका मिश्रधन यानी अमाउंट आ जाएगा, उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका। अब देखते हैं इनमें अंतर क्या है। जो कल पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट और आज के कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बोला जाता है। तो देखिएगा, जैसे मान लो हमने 100 रुपए की राशि, 100 रुपए हमारे पास दो लोग आए, हमारे पास दो व्यक्ति आए ए और बी। एक व्यक्ति ए था आया हमारे पास पैसा मांगने, एक व्यक्ति बी था हमारे पास पैसा मांगने आया। दोनों को 100-100 रुपए हमने उधार दे दिए। जो उधार दिया जाता है राशि उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी इसका इसलिए प्रिंसिपल ये है, इसका प्रिंसिपल ये है। अंतर क्या रखा, इनको तो हमने दे दिया साधारण के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से। इनको दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। इनको दिया एसआई के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। इनको दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। होता क्या है देखिएगा, अब जो इनको सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर दिया, जैसे मान लो इनका रेट ऑफ परसेंटेज भी 10 है, इनका रेट ऑफ परसेंटेज भी 10 है। इनको भी पैसा 2 साल के लिए दिया और इनको भी पैसा 2 साल के लिए दिया। तो देखिएगा हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो 100 रुपए में पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपए का 10% 10 रुपया होता है। दूसरे साल भी 100 रुपए का ही 10% मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलेगा। पहले साल भी मूलधन का 10% होगा, दूसरे साल भी मूलधन का 10%, तीसरे साल भी मूलधन का 10%, चौथे साल भी मूलधन का 10%। यानी जितने साल कहोगे उतने साल का मूलधन के हिसाब से निकलता रहेगा। मूलधन का 10% 10 रुपया, दूसरे 10 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और दूसरे साल की बात करते हैं। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन का 10%, 100 का 10%, 10 रुपया तो मिलेगा। यानी कहने का मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल और पहले साल का कंपाउंड दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर राशि समान हो, समान ब्याज दर हो, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब बात करते हैं दूसरे साल की। तो दूसरे साल पे 100 का 10%, 10 रुपया प्लस जो अगले साल यानी पिछले साल जो ब्याज मिला था, जो पिछले साल ब्याज मिला था 10 रुपया, उसका 10%, 10 का 10% यानी 1 रुपया। जो ब्याज मिला था उस पर भी 10 का 10% यानी 1 रुपया और हमको मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है, इसीलिए क्या होता है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे पहले साल का 10 रुपया मूलधन पे मिला, दूसरे साल मूलधन का 10% 10 रुपया होगा, प्लस इस 10 जो मिला है उसका 10% यानी 1 रुपया और मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, 11 रुपया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दूसरे साल से ब्याज, जो पहले साल का ब्याज होगा उस पर भी लगने लगता है। यानी ब्याज पर जब ब्याज लगने लगे तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यही डिफरेंस है दोनों में। बस इतना समानता याद रखना कि पहले साल का सिंपल, दूसरे साल पहले साल का कंपाउंड बराबर होता है। और कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगने लगता है उसीलिए बोलते हैं उसे चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज पर ब्याज लगने लगे। ठीक, अब हम और भी चीजों को देखते हैं। जैसे
अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रश्नों को देखा जाए कैसे निकालते हैं, कैसे हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हम स्क्रीन पे सेट करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रुपए 10,000 का मूलधन 10% वार्षिक दर पर, रुपए 10,000 का मूलधन 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष 10% वार्षिक दर पर कामा और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल बता रहा है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल बता रहा है 10,000 रुपए और क्या बता रहा है, रेट ऑफ परसेंटेज पहले साल का R1 मान लो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, दूसरे साल का R2 मान लो, दूसरे साल का क्या मान लो, R2 मान लो, कितना है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, पहले साल का 10%, दूसरे साल का 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। तो अब आपको ये 2 साल का टाइम, 2 साल पहले साल का ये है दूसरे साल का। अब निकालते कैसे हैं, कितना हो जाएगा ये अमाउंट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, अमाउंट इक्वल टू होता है, कहां से दिख रहा है, हाँ यहां से देखिएगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100, ये हमने पढ़ा है और जितने साल का वो यहां लिख देते टाइम। अब इस वाले में क्या है, क्योंकि 2 साल का दिया है पर अलग अलग रेट दिया है, 2 साल का दिया है अलग अलग रेट दिया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब इसको कैसे करते हैं, जब इस तरह के प्रश्न आए तो यहां से टी मिटा लो, ये पहले साल का R1 यहां लिखो, फिर अगला ब्रैकेट लिखा के अगले साल का R2 यहां लिख दो। जब कभी इस तरह के प्रश्न आए, पहले साल का R1 ऐसे, दूसरे साल का R2, अगर तीसरे साल का दिया तो R3 ऐसे लिख के चले जाएंगे, ठीक है ना। अब हम करते क्या हैं, प्रिंसिपल हमको दिया है 10,000 रुपए, ब्रैकेट 1 + R1, R1 की वैल्यू कितनी दी है 10% बटे 100, ब्रैकेट 1 + R2, R2 की वैल्यू कितनी दी है 12 बटे 100, हल कर दिया यहां 10,000 गुणे। अब देखो कैसे हल करेंगे, 100 एकम 100 और 10 110, तो ये हो जाएगा 110 बटे 100 और गुणे 100 एकम 100 12 112 और बटे 100। नीचे देखा जाए 2 और 2 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, इनका मल्टीप्लाई कर लें, 11 दूना 22 के 2, हासिल आया 2, 11 कम 11 2 13 3 1, 11 कम 11 और 1 12, 1 0 बचा था 12,320 रुपए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 12,320 रुपए, यानी बी विकल्प इसका सही होगा। पहले साल का R1 दिया है 10%, दूसरे साल का R2 दिया है 12%। जब कभी इस तरह का सवाल आए तो ऐसे करते हैं। अब तीसरे साल का दिया हो तो आगे बढ़ा देते हैं, पर इतना ही दिया है 100 एकम 100 और 10 110 बटे 100, 100 एकम 100 12 112 बटे 100, 2 और 2 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 110 का 112 से मल्टीप्लाई 12,320 रुपए, ये आपका अमाउंट आएगा। अगर कभी पूछ लेता कि सर बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो जनरल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा लेते हैं। अमाउंट आपका आया है 12,320 और प्रिंसिपल आपका था 10,000, प्रिंसिपल आपका कितना था 10,000, इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2,320। अगर मान लो पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2,320, अमाउंट पूछा था इसलिए आंसर क्या होगा 12,320, यानी बी विकल्प इसका सही है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, तब बोर्ड इरेज कर दें। हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पे लिखा है, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पे की जाए, प्रतिवर्ष यानी वार्षिक की जाए, क्योंकि ब्याज छमाही भी करते हैं तिमाही भी करते हैं, पर वार्षिक यहां पे लिखा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक के आधार पर, प्रतिवर्ष के आधार पे की जाए या वार्षिक के आधार पे की जाए, तो रुपए 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी है, यानी प्रिंसिपल था 8,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल था 8,000 रुपए, रेट ब्याज की गणना वार्षिक की गई कितना है पर ये नहीं बताया है, निकालना है समझो।
टाइम बता दिया है 2 साल में। अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 8,820 रुपए हो जाता है, सवाल कह रहा है। इतनी चीजें हमको दी हैं। प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपए, ब्याज की गणना वार्षिक की जाए कितना है पर ये नहीं बताया, इसलिए 8% वार्षिक जो भी है R मान लो। टाइम 2 साल के लिए और अमाउंट दिया है 8,820 हो जाता है। हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी हमको आपको फाइंड करना यहाँ पे रेट। कैसे निकालते हैं देखिएगा, यहाँ तक देखिएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T। फार्मूला माइंड में रट लो, याद कर लो। अमाउंट कितना दिया, 8,820। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपए। ब्रैकेट लगा है, लगा दो 1 + R। R की वैल्यू कुछ मान लो, R का R ही लिख दो, R/100 निकालना है। टाइम कितना है 2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये उठा के बटे में लिख दो 882/800। ये कितना बचा 1 + R/100। 2 साल के लिए था, इससे स्क्वायर लगा रहने दो। इसको काटो पीटोगे तो देखो 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। ऊपर आया 441, नीचे आया 400। अब ये स्क्वायर था, इधर आया रूट लग गया 441/400। अब इधर क्या बचा 1 + R/100। ध्यान दीजिएगा, इधर बचा 1 + R/100। 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 का। 21 का वर्गमूल 441 होता है, सॉरी 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। इधर क्या बचा 1 + R/100। यहाँ +1 है, इधर जाएगा तो -1। तो हम कह सकते हैं 21/20 - 1 बराबर R/100। तो यहाँ होगा 20 एकम 20। कैसे घटाते हैं ये भी बताया है। 20 एकम 20, 21 में 20 गया, 21 में 20 गया, यानी 1/20 बराबर R/100। ये 100 ऊपर जाएगा, 100 एकम 100, 100/20 ये R को दिखाएगा। और 20 पंचे 100, यानी R इक्वल टू कितना आ गया 5%। यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी 5%। सही है ना, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर से देख लीजिएगा, प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपए, रेट हमको निकालना है, टाइम दिया है 2 साल, अमाउंट दिया है 8,820। कहा रेट फाइंड करो, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T, फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट दिया है 8,820, प्रिंसिपल दिया है 8,000, 1 + R/100 पावर 2, 2 साल के लिए था। इस 0 0 कटाए, बटे में लाए, 4 के 2 के पहाड़े से ऊपर, 2 के पहाड़े से नीचे, 441/400। स्क्वायर था, इधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया। 441 21 का और 420 का होता है, हल कर देंगे। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो इसका आंसर कितना होगा, ब्याज की दर कितनी होगी 5%, यानी डी विकल्प इसका सही है। अगला सवाल स्क्रीन पर, अगला सवाल स्क्रीन पर है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का, क्रमिक माने क्रम से, 2 क्रमिक वैसे 3 4 4 5 5 से क्रमिक होता है, 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है। यानी पहले साल का 225 है, इसके जस्ट बाद, यानी अगर इसके जस्ट बाद जो साल हो, यानी 5वां है तो ये 6ठे साल, ये 6ठा है तो वो 7वां साल, ये 7वां तो वो 8वां साल, उसके बाद वाली, यानी जस्ट क्रमिक लिखा है इसलिए इसके बाद वाले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 238.50 रुपए है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो दूसरे साल का इतना, यानी क्रम से दिया हुआ है। तो हमसे कहा गया है ब्याज की दर ज्ञात करो। ऐसे सवालों में जब डिफरेंस 1 साल का दिया हो, जब कभी सवाल ऐसे है और डिफरेंस 1 साल का दिया हो, तो हल कैसे करते हैं, 225 था, मिला कितना है 238.50। और हमने पढ़ा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पिछले साल पे लगेगा, दूसरे से लगेगा, तीसरे पे मिलेगा, तीसरे पे लगेगा, चौथे पे मिलेगा, चौथे पे लगेगा, 5वें पे मिलेगा। यानी पिछले वाले साल पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, इस वाले साल पे, अगले वाले साल पे मिल जाता है। तो 225 पे लगा होगा ब्याज की दर, तब दो मिला है 238.50। अच्छा, एक्स्ट्रा कितना मिला है 225 से 238, 10 और 3 13, 13.50 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, क्योंकि ब्याज की दर निकालनी है, दर यानी रेट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज में होती है, इससे गुणे 100। और कहां से मिला होगा, जब इस पे मिला होगा तो इस पे मिलेगा, इससे वाले पे अगले वाले पे मिलेगा, यही तो होता है। 225 से मिलेगा, 25 चौका 100, 25 नवैया 225, दशमलव बाद जीरो मान होता नहीं है,
काटेंगे, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 बचे 45 और 15 चौके 60, 60 के बाद 6.0, दशमलव के बाद 0 का मान होता नहीं है, तो रेट ऑफ परसेंटेज कितना आ गया 6%। ब्याज की दर कितनी आ गई 6%। अगर 1 साल का अंतर दिया है तो सीधे ऐसे निकाल दो, कितना बढ़ गया 13.5 रुपया। परसेंटेज निकालना है, गुणे 100, कहाँ से बढ़ा 225 से, काटा पीटी किया 60 यानी 0.0 हट गया 6%, यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी 6%। ऐसे करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे लिखा, रुपए 1800 का 10% वार्षिक दर से, वार्षिक साल का दर से एक अवधि का, अवधि कितनी है, अवधि माने समय, कितने समय का नहीं दिया है, एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 378 है, ठीक, तो वह अवधि कितने वर्ष की है। चलिए ठीक है, यानी प्रिंसिपल दिया है 1800 रुपए, प्रिंसिपल हमको दिया है 1800 रुपए, ब्याज की वार्षिक दर है, रेट ऑफ परसेंटेज है 10%, वार्षिक ब्याज की दर से। अब हमसे कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 378 है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 378 रुपए, अवधि यानी टाइम हमको फाइंड करना है। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, हम तो जानते हैं फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर t, अमाउंट से ही कुछ हो सकता है, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और CI का सम होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और प्लस CI का सम होता है। अच्छा प्रिंसिपल है कितना 1800, CI कितना है 378, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 60 8 3 11 के 1 हंसला 1 8 3 11 के 1 1 2 2178 अमाउंट हो जाएगा। अब फार्मूला तो आपको पता ही है, अब फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट दिया है 2178, फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 1800, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r की वैल्यू 10/100, टाइम हमको निकालना, पावर t कर दें, इसको बटे में ले आए 2178/1800, सही है ना, यहाँ 1 + 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की पावर t, सही है ना। अब हम देखा जाए तो किसके पहाड़े से कट सकता है, 3 से काटा जाए, 3 × 7 = 21 और 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18, 7 2 9 6 15, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0 0 और ऊपर लिखा 242, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 0, ऊपर आया 121 और नीचे आया 100 काटने पीटने पर, और ये है क्या 11/10 का पावर t। अक्सर जब ऐसे सवाल हल करोगे, अक्सर जब ऐसे सवाल हल करोगे तो देखोगे इन्हीं सेट का स्क्वायर आपको या क्यूब या पावर 4 ऐसे मिलेगा। तो देखो 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, ऐसे मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, स्क्वायर लगा दो और बराबर क्या कर दो 11/10 t लिखा रहने दो। अब क्या करो, दोनों पक्षों की घातों की क्या कर लो तुलना, दोनों पक्षों की घातों की क्या कर लो तुलना कर लो, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष, t बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। यही पूछा गया कितने वर्ष, तो आंसर होगा 2 वर्ष। पूछा गया कितने वर्ष, तो आंसर क्या होगा 2 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, टाइम पूछा था, हमने कहा पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस CI, जोड़ दिया 2178, फार्मूला लगा दिया अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 पावर t, इसको काटा पीटी किया। अब हम यही देख रहे थे कि ये 11 और 10 का सेट बन जाए, तो 121 तो आया, हम समझ गए 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, बन दिया। क्यूब होता तो पता चल जाता है ना, जो भी होगा पता चल जाएगा आपको, ठीक। आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो हमारे पास भेजो, हम उससे स्क्रीन पे लगा के सॉल्व भी करेंगे, आपको भी बताएंगे कैसे हो सकता है। चलिए हाँ, अगले प्रकार का सवाल है स्क्रीन पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है,
तो हम मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? देखो एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की। यानी अगर प्रिंसिपल P है, अगर प्रिंसिपल को क्या माने P है, तो अमाउंट इक्वल क्या हो 3 गुनी हो जाती है, अमाउंट 3P हो जाता है। ये तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अब हमसे पूछा गया है वह मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अच्छा, तो पहले यहां से देखो इसको हल करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट दिया है 3P। अगर इसको हल करो, ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ट्रिक भी बताएंगे, पहले इसको देखो। अमाउंट दिया है 3 गुना हो जाता है 3P जब प्रिंसिपल P हो और समय भी कितना हो, R पता नहीं है, समय भी कितना हो 3। ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कट गया, यानी 3 बराबर किसको दिखा रहा है? 1 + R/100 की पावर 3 को। ये पहला क्वेश्चन मान लो। कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? यानी अमाउंट कितना हो जाए? 9 गुनी यानी 9P हो जाए। अमाउंट कितना हो जाए? 9 गुनी यानी 9P हो जाए। अमाउंट कितना हो जाए? पहले 3P का हिसाब से निकाला, अब अमाउंट कह कितने वर्षों में, टाइम बताना है, कितने वर्षों में टाइम हमको बताना है, कितने वर्षों में 9 गुनी 9P हो जाए, ये हमको पूछा गया है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 गुनी हो जाए 9P, अमाउंट इक्वल टू 9P, प्रिंसिपल P होगा 1 + R/100 पावर T हमको इस बार निकालना है, T हमको निकालना है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया। 9 लिखा है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। ये बराबर क्या होगा? 1 + R/100 पावर T। सही है ना? अब ये 3 यहां लिखा है 3, और 3 का मान किसके बराबर है? तो 3 का मान बराबर है 1 + R/100 पावर 3 के। 3 का मान किसके बराबर है? 1 + R/100 पावर 3 के। तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं, इस 3 की जगह लिखते हैं 1 + R/100 और पावर कितना 3। इस 3 की जगह लिखा, अब पावर 2 भी तो है, तो 2 को ऊपर ऐसे लगा दूं, ये 2 ऐसे लगा दो। ये 3 का जगह लिखा है, पावर 2 लगा दो। कहां से? समीकरण 1 से। बराबर क्या लिखा है? उधर जो जैसे लिखा 1 + R/100 पावर T लिखा रहने दो। अब क्या करो, इनका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, गुणा हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 + R/100 और 3 दूनी 6 बराबर 1 + R/100 पावर T। अब क्या करो, घातों की तुलना कर लो, तो 6 किसको दिखा रहा है? T को। तो T बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? तो आंसर आएगा 6 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? तो आंसर आएगा 6 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। ये तो हो गया, आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसके लिए आप ट्रिक भी लगा सकते हो, इस प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक भी लगा सकते हो। ट्रिक क्या होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं आपसे। इसको रहने दो, इसको मत नोट करो, आप ट्रिक पर फोकस करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी रहता है बच्चों का, ठीक है ना। चलिए ट्रिक पे फोकस करो। अगर कोई धन हम लिख देते हैं, कहां तक लिखेगा? यही लिख दें, इधर से ही, ठीक है ना। अगर कोई धन ठीक T वर्ष में n गुना हो जाए, T वर्ष में n गुना हो जाए, तो n की पावर x गुना T × x वर्ष में होगा। ये होता है एक ट्रिक कि n गुना होता है अगर T वर्ष में, तो जो अगर n की पावर x गुना कितने वर्ष में होगा, तो ये जो x पावर में लिखा है, ये जो x पावर में लिखा, इसी को t से गुणा कर दो, आपका आंसर। जैसे इस सवाल में क्या था, कोई धन 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता, n गुना यानी 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में, 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में, n का मान दिया 3 गुना होता है 3 वर्ष में, तो 9 गुना। अब 9 गुना पूछा गया है। अच्छा 9 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुना जो लिखा है, 9 गुना को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3 की घात 2 नहीं लिख सकते। यानी जो भी पूछा जाएगा वो 3 की घात से ही पूछेगा 27 गुना तो 3 की घात 3, पूछेगा 81 गुना तो 3 की घात 4। यानी जो भी पूछेगा परीक्षा में वो कहीं ना कहीं 3 की घात का ही पूछता है। तो पूछा 9 गुना, तो 9 गुना को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना को लिख सकते हैं 3 की घात कितना? 2। और ये जो पावर में लिखा होता है, देखो ये जो पावर में लिखा होता है, इसी को t से गुणा कर देते हैं, यानी इसी को t से, और t है कितना 3, इसी को 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। इतने में ही आपका हल हो जाएगा।
यानी 3 गुना होता 3 वर्ष में। जो भी पूछेगा 3 की घात का पूछेगा, 9 गुना तो 3 की घात 2 लिख लेना, 27 गुना 3 की घात 3 कर लेना, 81 गुना 3 की घात 4 कर लेना, 243 गुना 3 की घात 5 कर लेना। यानी जो भी पूछेगा 3 की घात, उसी घात को गुणा कर देना t से, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। दो प्रश्न स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं, इन दोनों को हल करवा देते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, एक धनराशि R% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष तथा 3 वर्षों के बाद 1440 और 1728 हो जाता है। 2 वर्ष के बाद 1440 और 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 1728 हो जाता है, बता रहा है। 2 वर्ष के बाद 1440 और 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 1728 हो जाता है। पहला प्रश्न जो लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि तो आर का मान यानी रेट ऑफ, तो ब्याज की दर निकालना है। 2 साल में कोई धन 1440 हो जाता है, 3 साल में कितना हो जाता है वही धन 1728। ठीक, तो ब्याज की दर निकालना है। अच्छा, हमने कहा जब क्रम से लिखा हो बेटा, जब क्रम से चक्रवृद्धि ब्याज का लिखा हो तो सीधे कितना पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ा, घटा लो 1728 से 1440, ये कितना ब्याज आपको मिला है, तो कहोगे 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2, 288 रुपए सर जी ब्याज के रूप में मिले हैं। क्योंकि ब्याज की दर निकालनी, दर परसेंटेज में होता है, गुणे 100। कहां से मिला होगा, दूसरे पे लगेगा तो तीसरे पे मिलेगा, तीसरे पे लगेगा तो चौथे में मिलेगा, तो इस यहां पे किस पे लगा होगा, दूसरे पर, यानी 1440 पर। 1 0 0 काट दो, 144 दुना 288 होता है, और 2 का 10 से गुणा, 2 धामा 20, यानी ब्याज की दर कितनी होगी, 20% वार्षिक। यानी ब्याज की दर क्या हो गई, 20% वार्षिक। इस तरह के सवालों को ऐसे करेंगे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला वाला प्रश्न जो आपका लिखा है वो भी सेम इसी तरह है। 4 साल का दिया है 3840। अगला सवाल भी इसी टाइप का है कि 4 साल में धन कितना हो जाता है, 4 साल में धन हो जाता है 3840 रुपए, और हमसे कहा गया है 5 साल में हो जाता है 3936। 5 साल में हो जाता है 3936। अब हमसे कहा ब्याज की दर बताओ, तो क्या आप नहीं निकालोगे, एक ही साल का तो अंतर है, तो पहले कितना ब्याज मिला इनको घटा लो, गुणे 100, और कहां से मिला 3840 से काटा पीटी कर लो। विकल्प आपके सामने लिखा है 2.5, 2, 3.5, 2.05। तो हम चाहेंगे इसे आप स्वयं करो, हम चाहेंगे इस कैलकुलेशन वाला खाली सवाल थोड़ा सा, इसे आप स्वयं करो, तो इसको हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं कर पाओगे तो कमेंट कर देना, हम करवा भी देंगे कि सर इस बार बता दीजिए। चलिए अगला धन है, हाँ अगला प्रश्न है जो पिछली सवाल की तरह ही है, इससे पहले जो सवाल करवाया था उसी तरह है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाए तो वही राशि कितने गुना, 8 गुना। थोड़ा उधर लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, हम बोल देते हैं कि 5 वर्ष में दुगना, तो 8 गुना कितने वर्ष में, तो लिखा हुआ है 2 गुना होता है 5 वर्ष में, 2 गुना होता है 5 वर्ष में। अब हमसे पूछा 8 गुना, तो भैया 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी पूछा जाएगा वो 2 की घात का पूछा जाएगा। पूछा जाएगा 4 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, 8 गुना। तो अगर 8 गुना पूछा गया, 2 की घात कितना होता है 8, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 गुना पूछा गया। तो ये जो पावर में लगता है, ये जो पावर में लगता है इसी का गुणा कर दो 3 से, तो 3 × 5 = 15, यानी कितने वर्ष में, 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यानी इसका विकल्प सी सही है। अच्छा, अगला सवाल भी स्क्रीन पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर कितनी है। कोई धनराशि पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, पी ही मान लो। अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 3 सही 3/8 गुना हो जाता है। अगर इसको हम सही करें तो 8 × 3 = 24 और 3 27/8 गुना हो जाता है प्रिंसिपल का कौन, अमाउंट।
अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 27/8 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में लिखा हुआ है? 3 वर्षों में। अब हमसे पूछा ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ परसेंटेज बताओ, तो ब्याज की दर की गणना करो, रेट बताना है। कैसे बताएंगे? फार्मूला आपके पास है, यहां तक शायद दिख रहा होगा, हाँ सही है। तो रेट ऑफ परसेंट अमाउंट होता क्या? अमाउंट इक्वल टू 27/8 पी, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पी ही लिखोगे, 1 प्लस R/100 पावर टी, और पावर टी कितना दिया है? 3 साल। ये तो फार्मूला ही लिखा है, अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट वो लिखा था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर टी। अब देखोगे ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट गया, ये पावर 3 था, इधर आएगा क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 27/8 का घनमूल निकाल लोगे, क्यूब रूट 1 प्लस R/100 लिखा रहने दोगे। अब ये किसका? 3 का घनमूल है, ये 2 का है, 3/2 1 प्लस R/100, ठीक। अब क्या करोगे? इसको हटा ही दो, ब्रैकेट, +1 इधर आएगा -1, 3/2 में से 1 घटा लोगे, R/100 कितना आएगा? 2 1 कम 2, 3 में 2 गया 1, 1/2 भाई ऐसे तो घटाओगे, 2 1 कम 2, 3 में 2 गया, 1/2 बराबर R/100, सही है ना। तिरछा गुणा कर दोगे तो 100/2 यानी कितना हो जाएगा? 100/2 यानी R को बताएगा, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 50, यानी R इक्वल टू 50%, यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 50%। कितना आएगा? 50%। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 50%। सही है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न तो करवा ही चुके हैं, बस ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे। तो आज हमने सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। सीआई और एसआई 2 चैप्टर होते हैं, सावधान ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा टफ भी होता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। पर हम इतनी कोशिश करेंगे, इतनी आराम से पढ़ाएं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। एसआई पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है, सारे चैप्टर पहले एक बार कंप्लीट करने के बाद इसके बाद केवल प्रैक्टिस सेशन होगा, केवल प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन करवाने के लिए हम चाहते हैं हम आपसे लाइव जुड़ सके, और लाइव जुड़ने के लिए आपको भी पता है कितनी बार कि हमको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो हम चाहेंगे आप भी हमारी हेल्प करो कि जल्द से जल्द घर में जितने मोबाइल हैं उनसे, या आपके फ्रेंड्स जो हैं, या आप किसी अदर ग्रुप से जुड़े हो जो टेट सीटेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, उनको भी ग्रुप में ये सेंड करो वीडियो कि वो भी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अगर आपको सारी वीडियो देखने के बाद समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जल्द ही। और रीजनिंग के लिए हमने कहा था, तो रीजनिंग कल से उम्मीद करते हैं रीजनिंग की भी एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।